हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम में मैं बेस्ट अप्लाइड प्रॉब्लम्स और फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। एक वीडियो इसमें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। इसी में कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, उन पर मैं कोशिश करता हूँ कुछ क्वेश्चन बताने की, क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आ चुके हैं, क्या क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ हमारा आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन अगर हम निकालें, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर बाई 2, और ब्रैकेट में टर्म याद रखें 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3l एल एल प्लस 1। यहाँ पे n प्रेशनल क्वांटम नंबर है और l ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, ए नॉट बोर रेडियस है। तो इस फॉर्मूले को याद रखें, इस पर भी फिर कुछ क्वेश्चन करके देखें। तो इस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ लिखे देता हूँ तो इस पर मैं चाहूँगा, सभी फॉर्मूलों पर चाहूँगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी रहती है एन स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और वैल्यू रहती है 5n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3ll प्लस 1। तो इस एक्सप्रेशन को ऑलवेज याद रखें। और क्वेश्चंस इस पर क्या पूछने की संभावना है, क्या आ चुका है। एक क्वेश्चन इस पर आया 1s की वैल्यू कैलकुलेट करें। 1s, इसमें 1s में क्या कैलकुलेट करना है, आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन। 1s के लिए किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एक इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 1 स्टेट में है और s स्टेट है उसकी। तो पूछता है आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा। तो इसको कैसे हम निकालें, n की वैल्यू यहाँ 1 हो गई, l की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई, इसमें पुट कर दें फॉर्मूले में और ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। आर स्क्वायर इजकल टू क्या वैल्यू आई, ए नॉट स्क्वायर बाई 2 और 5 प्लस 1, मुझे उम्मीद है ये वैल्यू 3a नॉट स्क्वायर आ गई होगी। काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट जिसे मैं कहूंगा आता है, पूछता है आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है। और अगर हमने एक्सपेक्टेशन आर याद रखें, अभी इससे पहली वाली वीडियो में मैं कैलकुलेट कर रहा था, उसकी वैल्यू बच्चों आ रही थी 3a नॉट बाई 2। अगर आप ये सोचें कि इसका स्क्वायर हम करें तो इसकी वैल्यू आएगी 9/4 a नॉट स्क्वायर, और यहाँ आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ रही है 3a नॉट स्क्वायर, दोनों इक्वल नहीं है। बच्चे पता क्या सोच रहे होते हैं कि पहले एक्सपेक्टेशन आर तो हमें पता चल ही गया और एक्सपेक्टेशन आर स्क्वायर को हम क्या कर दें, ये नहीं कर सकते, आप आर का एक्सपेक्टेशन स्क्वायर नहीं कर सकते। बात समझ आ गई। एक इसमें अगर पूछता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगी इसी स्टेट के लिए, तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल कर दें, बताएं मुझे। आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस, इस फॉर्मूले को तो कभी ना भूलें, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब ये कहता है ग्राउंड स्टेट में जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कैलकुलेट करें, कितनी है। तो आपको क्या करना होगा, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी थी बच्चों, 3a नॉट स्क्वायर, और यहां वैल्यू कितनी हो गई, देखें वैल्यू यही नहीं आई क्या। हाँ जी, और अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछता है अनसर्टेनिटी का, तो आप आंसर मार्क करेंगे √3/2 ए नॉट। मैग्नीट्यूड है ये, प्लस माइनस के साथ तो ये हो गई। देखो क्या आ चुका है, ये आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ये तो बहुत ही आता है, ये दोनों तो आ चुके हैं। अब ये पूछ सकता है, फिर हो सकता है 2p स्टेट में कहे आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करें, इसका एक्सपेक्टेशन, आर स्क्वायर की औसत वैल्यू, ऐसे भी कह सकता है क्वांटम मैकेनिकल एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर क्या होगी। इस फॉर्मूले में जाएं, एन की वैल्यू को 2 रख दें, एल की वैल्यू को 1 रख दें, वैल्यू कैलकुलेट कर लें, कितना आ गया। हाँ जी, ए नॉट स्क्वायर 4 आएगा, यहाँ ट्वाइस कर दें, यहां से देखें कितनी वैल्यू आई, 11 नहीं 21 माइनस 3 इंटू 2, कितनी वैल्यू आ गई,
इजी क्वेश्चन से इस पे क्या पूछा जा सकता है? ये तो देखो मैंने दो क्वेश्चंस इस पे अलग अलग निकाल लिए। देखो एक क्वेश्चन तो तुम्हारा ये है, एक पार्ट, दूसरा ये पार्ट में निकाल चुका था इससे पहली वीडियो में, इसलिए यहां निकाला नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा देखो ये बन गया, आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन 2p स्टेट के लिए। चौथा जो क्वेश्चन इस पर पूछा जा सकता है वो यही पूछ लेगा कि आर स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन है, इजी क्वेश्चन, किस पर निर्भर करता है? इट डिपेंड्स अपॉन एन ओनली, इट्स डिपेंड्स अपॉन एल ओनली, इट्स डिपेंड्स अपॉन एन एंड एल, इट्स डिपेंड्स अपॉन एम एल, एल और एन एल। तो आंसर क्या मार्क करोगे? इस पर निर्भर कर रहा है। और उस तरीका से आप तैयार रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2p स्टेट के लिए आर स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन और 1s के लिए आर स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन है, इनका अंतर बताइए। तो बन गया क्वेश्चन। पहले आप इसके लिए निकालेंगे, फिर 1s के लिए निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे। कई बार क्वेश्चन मल्टीपल पूछ लेता है। आपके साथ ये भी पूछ सकता है कि कहता है आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हाइड्रोजन एटम में क्या नहीं हो सकती। चार अल्टरनेट हमें दे देगा। जैसे यहां पे वैल्यू दे दी 3a0 स्क्वायर हो सकती है, 30a0 स्क्वायर हो सकती है, और एक विकल्प दे देगा कोई सा। और यहाँ पे कहा 2a0 स्क्वायर हो सकती है, कुछ और वैल्यू दे देगा। जैसे हम 2s स्टेट के लिए सपोज क्या निकालें, तो n की वैल्यू को 2 रखोगे, l की वैल्यू को 0 रखोगे। कितनी वैल्यू आई यहाँ से देखना, आर स्क्वायर का औसत वैल्यू 2s स्टेट के लिए कितनी वैल्यू मिली, 2a0 स्क्वायर तो यहाँ से मिला हमें, और यहाँ से देखना कुछ और तो नहीं है, यही है ना? चेक कर लेना एक बार अच्छे से। बन गया क्वेश्चन। कहेगा इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है किस स्टेट में, 1s में। ये वैल्यू पॉसिबल है कौन सी स्टेट में, 2p में। ये वैल्यू किस में पॉसिबल है, 2s में। और ये वैल्यू किस में पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। ये कभी नहीं हो सकती, आप ला नहीं सकते इसे किसी भी तरीका से। बन गया क्वेश्चन। मल्टीटास्किंग हो गया कि आपको पता हो फॉर्मूले से कौन कौन सी वैल्यू आती है, कौन कौन सी नहीं आती। ये अब फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने देखो कैसे मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ये आ चुका है। आगे की स्टेटों में जाऊं, एक तो ये क्वेश्चन हो गए, या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछ लूं, जो यहां पे फॉर्मूला ये यूज किया मैंने। यहां से दो तरीका के क्वेश्चंस की संभावना ऑलवेज बनी रहती है। आपको करना क्या है, इस फॉर्मूले को लिया, इस फॉर्मूले पे मल्टीपल क्वेश्चन शुरू करोगे बनाने, और बनाने के बाद में फिर तैयार रहो कि आगे फर्दर क्या स्कोप है। मैक्सिमम क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है इसको आने की। अब इस फॉर्म पे ये क्वेश्चन की मोस्ट पॉसिबिलिटीज है। एक इस तरीका के क्वेश्चन आ सकते हैं, आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल नहीं हो सकती। ये आ सकते हैं कि आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल हैं। जैसे क्या रख देगा, उसने कहा कि आर स्क्वायर की वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू पॉसिबल हैं, तो वहां पर आंसर दे देगा आपको। वैल्यू में दे दिया कि 3a0 स्क्वायर पॉसिबल है, बी 42a0 स्क्वायर पॉसिबल है, सी 30a0 स्क्वायर पॉसिबल है, डी ऑल पॉसिबल है। बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाने सीख रहे हो। उसके बाद यहां पे क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन आर स्क्वायर की वैल्यू एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3a0 स्क्वायर आती है, उसमें n निकालो, l निकालो, उसके बाद ml निकालो, उसके बाद एनर्जी बताओ, उसके बाद LZ बताओ, l स्क्वायर बताओ, v बताओ, सब चीजें पूछ लेगा। तो क्या होगा, आर स्क्वायर की 3a0 स्क्वायर यहां पे वैल्यू देखें किससे सेटिस्फाई हो रही है, तो आपको एक ही विकल्प आपके पास बचेगा कि n की वैल्यू को 1 लें और l की वैल्यू को 0 लें, तब ये पॉसिबल है, क्योंकि इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा।
क्यों क्यों पता चल जाएगा? 1s में आपको पहले वैल्यू पता है कि 1s स्केच में होती है 3a0 स्क्वायर वैल्यू, तो आपको पता है कि n बराबर 1 में है और l बराबर 0 में है इलेक्ट्रॉन। फिर आपका काम खत्म हुआ। क्यों? एनर्जी -13.6 अपॉन n स्क्वायर कर दोगे, n को 1 रख दोगे, LZ को MLH का रख दोगे, L 0 है तो ML 0 होगा, LZ 0 होगा, L स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी। जितनी एनर्जी माइनस में थी काइनेटिक एनर्जी में उतनी प्लस कर दो और पोटेंशियल एनर्जी को जो एनर्जी है उसका दूना कर दो। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। समझ गए नहीं? आप क्वेश्चन को कैसे मल्टीटास्किंग बनाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने सारे एस्पेक्टों पे सोचते हैं वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। सदा मैं स्कोप दे रहा होता हूं क्वेश्चंस के स्कोप कैसे बनते हैं। कई बार ऐसे भी कह सकता है, ध्यान दो मेरी बात को, कहता है आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, एन दे दिया, इतना क्वांटम नंबर है, एल बताओ क्या होगा। बन गया क्वेश्चन। आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी, एल की वैल्यू दे दी, एन पूछ लिया। मीन्स फॉर्मूलों को पे भी कैसे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं वो भी हमें सोच के चलना है। हर जगह क्वेश्चन होता है और हम क्या मिस कर जाते हैं, हम सोचते नहीं कि इस पर भी इतने क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर हम सोच लेते हैं तो फिर हमें पेपर में जी लगती हैं चीजें। क्यों लगती हैं? क्योंकि हम तो पहले से ही तैयार हैं इन चीजों पर सोचने में। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले रहे हो या रब कर सकता हूं? जो नहीं उतार पाए वो दूसरों वालों की कॉपी देख के लिख लेना। ये आपने केवल एक एक्सप्रेशन लिया और उस एक्सप्रेशन को यूज किया। इस एक्सप्रेशन के एप्लीकेशन देख रहे थे। अब आप जाएंगे इसके एप्लीकेशन पे जाने पे, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया 1/r² और इसकी वैल्यू कितनी 2/n³ और 2l+1 a0²। यही तो वैल्यू है। इस फॉर्मूले को भी अच्छे से प्रिपेयर रखना, बहुत अच्छे से। जब भी आप नेट का पेपर देने जाएं, गेट, पार्क, जेस, किफर, जेम, प्रोफेसर्स का कोई इंटरव्यू, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का इंटरव्यू, पीएचडी के लिए कहीं भी जाएं, आप इस फॉर्मूले को ऑलवेज याद करके जाएं। क्वेश्चंस में बताता हूं इस पर कितनी फॉर्मूले में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कहा जाए कि सर 4 में से 2 चॉइस दो जो आपको हमें याद रखनी है, तो मैं 2 चॉइसों में एक्सपेक्टेशन R और दूसरा चॉइस में एक्सपेक्टेशन 1/r को ही रखूंगा। ये मेरी लीस्ट प्रायोरिटी पे होंगे दोनों फॉर्मूले। लेकिन आप ये याद रखना कि पेपर सेटर आजकल क्या कर रहा है, वो तो मैंने दोनों चॉइस में इसलिए रखे क्योंकि उस पर मैंने क्वेश्चनों को लगातार देखा है। लेकिन एग्जाम सेटर जो होता है वो सदा क्या कर रहा होता है, वो सदा जहां क्वेश्चन पूछा जा चुका उससे एक स्टेप आगे की कोशिश करता है। R² का एक्सपेक्टेशन पूछ लिया तो आपको वो तो बहुत हॉट टॉपिक्स थे, ये फ्यूचर पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जहां यहां से क्वेश्चन अगर आता है। मैं साथ साथ ये भी बता दूं तुम्हें कि ये जब हम इस वैल्यू से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यही पूछ लेगा एक्सपेक्टेशन 1/r² किन किन पैरामीटरों पर निर्भर करता है। तो आपको सबसे पहले जी क्वेश्चन तो यही मिलेगा कि n और l पर करता है। फिर वहीं से शुरू करेगा, कहता 1s स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, उसके लिए इसकी वैल्यू निकालो। क्या कर दो, n को 1 रख दो, l को 0 रख दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। क्या आ गई वैल्यू 2/1 × 1। क्या वैल्यू आ गई? चेक करके बताओ मुझे गलत है या सही है। फिर 1s ग्राउंड स्टेट के बाद 2s पे चला जाएगा, n की वैल्यू को 2 रख देना, l की वैल्यू को 0 रख देना और फिर से वैल्यू रख देना, इसमें कैलकुलेट कर लेना 2/8 × 2l+1 तो 1 ही हो गया, l 0 रखते ही, तो वैल्यू कितनी हो गई? फिर किस पे पूछेगा? 2b पे। अभी इस पर पूछे नहीं गए क्वेश्चन, लेकिन आप पहले से ही तैयार रहो, आएंगे तो कैसे निकाल लेंगे। फॉर्मूला याद रखे, उसमें वैल्यू पुट करते चले जाए। कहां तक? कम से कम 3 या 4 वैल्यू तक निकाल लें और उसके बाद फिर सोच के रखें अब कुछ भी आएगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो n2p के लिए n की वैल्यू कितनी 2 और l1, फॉर्मूले में जाएं और पुट कर दें।
क्या आ गया 2/n³ का मतलब 8 × 3 और कितनी वैल्यू हो गई? और 3s में निकाल लें। n की वैल्यू कितनी लोगे? l की वैल्यू 1। जीरो। तो 2/n³ का मतलब 27 × 1। हमने एग्जामिनर को यहाँ सारे स्कोप खत्म कर दिए एग्जामिनर के। तुम कहोगे सर कैसे कैसे कर दिए? हमने 4 स्टेप तक हम पहुंच गए हैं। अभी एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी नहीं पूछा है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ग्राउंड स्टेट के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1/r² की। उसके बाद n=2 के लिए जो 2 लेवल थे उनके लिए कैलकुलेट कर ली, 3s के लिए निकाल ली। आगे के लिए अब तैयारी है। अब देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकता है कि यहाँ से हमसे पूछा जाए कि ये वैल्यू सीधी की सीधी ये रख दे और कह दे उसमें बताइए पार्टिकल के लिए n की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है। तो ये हमें पता चला, इसके लिए कंडीशंस आ रही है ये। तो n=1 l=0 में है पार्टिकल। इसके डिफाइन कर दे 1s। आपसे कहे 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 2/27 a0² है। पूछता है कि बताइए कि पार्टिकल कौन सी स्टेट में है। n=3 और l=0 स्टेट में है इलेक्ट्रॉन। पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन में। अब कहता है अगर एक्सपेक्टेशन 1/r² की वैल्यू इतनी है, पूछता है एनर्जी बताइए क्या है। तो -13.6/3² कर दो, आ गया आंसर। कैपिटल L पूछे तो 0 कर दो, LZ पूछे तो 0। पहुंच रहे हो बात? आपने इस स्टेप को आगे बढ़ा लिया है। फिर आप इंतजार करोगे क्या देख के कि 1/r² की एक्सपेक्टेशन वैल्यू पूछ ले एग्जामिनर। तो आपको स्कोपों को बढ़ाना है, इतने स्कोपों को बढ़ाना है कि एग्जामिनर उससे बाहर क्वेश्चन ना पूछे। जहां पे आप क्या कर चुके हो, पहले से ही सोच के रख चुके हो कि भाई ये क्वेश्चंस हमारे हॉट टॉपिक्स में हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं और यहाँ पे आ चुके हैं। तो ये हमारा एक एप्लीकेशन ये था। तो ये 4 एप्लीकेशंस थे। किस किस पे थे ये? आर का एक्सपेक्टेशन। और देखो इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, कहता है एक्सपेक्टेशन 1/r² की इनमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो तुम्हें खुद यहाँ पे कैलकुलेट करने पे खुद पता चल रहा क्या क्या पॉसिबल है। उनसे आप ये चेक कर लोगे कौन सी इनमें से नहीं आएगी वैल्यू। इसको कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड फिजिक्स। लेकिन फॉर्मूला बेस को कैसे आप अप्लाइड करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ अब हमारा सॉल्यूशन हमारे ये 2 चलते हैं, इन पे मैं क्वेश्चन देखो शुरू करता हूं बनाने। इजी से शुरू करूंगा और फिर टप तक जाऊंगा। कहता है सबसे पहले आपको यहां PLX इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई बता देगा? ये कहलाता है लीजेंडर पोलिनोमियल। क्या कहलाता है? लीजेंडर पोलिनोमियल। मैं अभी लीजेंडर पोलिनोमियल, सिंपल लीजेंडर पोलिनोमियल पे क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल पे क्वेश्चन समझाने का प्रयास करूंगा और उसमें फिर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन भी चाहूंगा बताने आए। आप क्या करें, एक एक्सप्रेशन उठाएं और उस पर खूब सारे क्वेश्चन सोचें, जितने भी मैक्सिमम सोच सकते हैं। दैट इज द वे, सिलेक्शन का रास्ता इसी से जाता है। बच्चों ध्यान दो, PLX की वैल्यू जो होती है कोई बताएगा क्लास में? मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई नहीं बताएगा। 1/2 फैक्टोरियल L और d/dx की पावर L और x² -1 की पावर L। क्या कहलाता है ये? लीजेंडर पोलिनोमियल। इसको आप भूलेंगे नहीं। PLX = 1/2 फैक्टोरियल L d/dx की पावर L x² -1 की पावर L। आप कहेंगे सर इस पे क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन आएंगे क्या? देखो इस पे क्वेश्चंस क्या आए हैं। सबसे जी क्वेश्चन आएगा कि जो थीटा का सॉल्यूशन होता है हाइड्रोजन एटम के अंदर, उसमें कौन सा पोलिनोमियल यूज होता है। आप लगाएंगे आंसर लीजेंडर पोलिनोमियल। और अगर उसमें 2 आंसर हैं कि लीजेंडर पोलिनोमियल या एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल, तो आंसर मार्क करेंगे एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल।
अब आप लीजेंडर पॉलिनोमियल को भी समझो और एसोसिएट को भी समझो। अगर यहाँ एल यहाँ नीचे लिखा हुआ है और एम एल इसमें लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको कहते हैं एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल। और अगर एम एल 0 है गिवन केस के लिए और पी एल कॉस थीटा लिखा जाए तो उसको हम कहते हैं क्या, लीजेंडर पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई? तो सबसे इजी क्वेश्चन क्या रहा? पूछता है रेडियल पार्ट में कौन सा पॉलिनोमियल यूज होता है, मार्क करेंगे लेगारे पॉलिनोमियल रेडियल पार्ट में। और कहता है थीटा पार्ट में कौन सा यूज होता है, तो वहां दो विकल्पों में एक ढूंढना पहले लीजेंडर पॉलिनोमियल मिले। अगर लीजेंडर और एसोसिएटेड लीजेंडर दोनों यूज हों तो फिर एसोसिएटेड मार्क करना है। क्लियर हो गई बात? लिखा करो, एक एक चीज लिखा करो। एक समय ऐसा आ जाएगा कि अगर तुम इन चीजों को जो मैं लिख के दे रहा हूं इस पर बुक छापोगे तो खूब छपेगी, और छपेगी नहीं, हिट जाएगी पूरे देश में, है ना। फिर वो एसोसिएटेड नहीं होगा, फिर वो लीजेंडर पॉलिनोमियल सिंपल कहलाएगा, फिर उसे एसोसिएटेड नहीं कहेंगे। तो एसोसिएटेड लगाओगे। अब दोनों चीजों को देखना ना, अगर एसोसिएटेड वर्ड्स लगे हुए हैं तो एसोसिएटेड पहले लगाओगे, दोनों में ही एसोसिएटेड लेगारे पॉलिनोमियल वहां पे लगाओगे और एसोसिएटेड लीजेंडर यहां लगाओगे। लेकिन अगर एसोसिएटेड नहीं लग रहे हैं, अगर आपको आंसर ही दे रखा है लीजेंडर पॉलिनोमियल, तो फिर मत सोचना कुछ भी, फिर उसे ही लगा देना। कई बार क्या करते हैं हम, ज्यादा सोच के क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैं चाहूंगा कि इसका कुछ थोड़ा सा एप्लीकेशंस बढ़ाऊं, तो यहां पे मैं चाहूंगा पहले कि एल की वैल्यू को आप 0 रखो। देखो इसको तो भूलोगे ही नहीं, एल की वैल्यू को आप क्या करोगे, 0। आप बताएं पी नॉट एक्स कितना आया, फिर एल की वैल्यू को 1 रखें, बताएं P1 एक्स कितना आया, फिर एल की वैल्यू को 2 रखें, बताएं मुझे P2 एक्स कितना आया, और एल बराबर 3, 4 और 5 इन्हें घर पे सॉल्व करोगे। ये तुम्हारा कहाँ के लिए दे दिया, SW का मतलब कुछ और ना पढ़ना, होमवर्क में घर पे करोगे। कहाँ तक वैल्यू, L बराबर 3, 4, 5, मैं 3 ऑर्डर तक जा रहा हूँ, P0, P1, P2, 3 तक जाता हूँ। रखें P0 x की वैल्यू बताएं मुझे, यहाँ पे L की 0 रख के वैल्यू सॉल्व कर दें। क्यों जी, कितनी निकाल दी? सबकी पावर 0 0 करते जाओगे, वो सब 1 बना देगा। फिर कहाँ चलें, P1 x, L की वैल्यू को 1 रखो यहाँ, कितना आया, हाँ जी 1/2, फैक्टोरियल 1 तो 1 हो ही गया, d/dx x स्क्वायर माइनस 1, तो 2x/2 नहीं आ गया क्या, ये x आ गया ये। अब P2x में जाओ, हाँ जी क्या करोगे इस बार, L की वैल्यू को 2 रखो, 1/2 स्क्वायर फैक्टोरियल 2 d/dx, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, और किसका करना है, x स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का। मुझे लग रहा है ऐसा लिखते तो ज्यादा अच्छा था, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो मतलब आ जाएगा वो आ जाएगा d2/dx2, मीन्स 2 बार डिफ्रेंसिएशन। d/dx का स्क्वायर की बजाय d²/dx स्क्वायर करो, 2 बार डिफ्रेंसिएशन, d की पावर है dxl, ऐसे करो, ये ज्यादा बेटर है। सेम मैं बताऊंगा, सेम का मतलब ये होता है तो मैं d/dx कर लिया डिफ्रेंसिएशन और उसका स्क्वायर कर दिया, और d²/dx स्क्वायर का मतलब है यस डबल डेरिवेटिव, d/dx का स्क्वायर और d²/dx स्क्वायर दोनों सेम नहीं है, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। देखें क्या आया, हाँ जी
मुझे निकाल के दो, हाफ इंटू 3x² - 1 सुनना चाहता हूं। देखो अब ये मत सोचना कि अब क्वेश्चन इस पर खत्म हो गए। P3x पूछ सकता है, देखो कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन है ये। P2x की वैल्यू है पूछ ली, या हमसे P3x पूछ लिया, या हमसे P4x पूछ लिया, या हमसे P5x पूछ लिया, और P6x तक पीछा करना इसका कम से कम। मुझसे पूछोगे सर कहां तक आ चुके हैं क्वेश्चन, इस पे बहुत आया है, P2x वाले पे, इस पे तो बहुत ही आता है, लेकिन इन पे तैयार रहे ना। मैं क्यों रुक रहा हूं यहां, क्योंकि मेरे लिए कैलकुलेशन मात्र है बस। मैं तो यहां वैल्यू पुट करता रहूंगा, सॉल्व करता रहूंगा। क्या करके देना मुझे होमवर्क में, मुझे चाहिए ये चारों वैल्यू, P3x, P4x, P5x, P6x यहां तक। और बहुत अच्छे बच्चे जब बनोगे जब ये याद भी रखोगे इन्हें, क्योंकि निकालने भी ना पड़े पेपर में, आता है क्वेश्चन यहां से। मैं यहां पे 2-3 क्वेश्चन बता दूं, देखो ऐसे पूछ लेता कई बार, लीजेंडर फॉर्मूला P2x = 2 पे वैल्यू बताइए। तो आपको क्या करना है, हाफ और 3 और x की 2 रख दो, 2² - 1 आ गया आंसर, सॉल्व कर दो। 11 बचे 2 आंसर आ गया 5.5। ऐसे आ जाती है वैल्यू, इसे कहते हैं हम लीजेंडर पॉलिनोमियल सिंपली। कर लोगे, इनको होमवर्क में आप करके ही देखोगे। उसके बाद क्वेश्चंस देखें कैसे बनते हैं। ऐसे बनते हैं क्वेश्चंस, उसने कहा कि भाई जो हमारा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में देखा गया कि रेडियल पार्ट आता है, cos थीटा आता है, और e की पावर i फाई आता है। ऐसे दे दिया कि हाइड्रोजन के लिए वेव फंक्शन की वैल्यू r cos थीटा e की पावर i फाई फॉर्म में लिखी गई है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है आप L निकालिए, कहता है L² निकालिए, कहता है Lz निकालिए, और सपोज किया ये 3 चीजें पूछ लेता है, और कहता है कि वेव फंक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी किन फैक्टरों पर निर्भर करेगी, किस वैल्यू पर 0 होगी, किस पर 0 नहीं होगी, ऐसे भी पूछ लेगा। तो देखो क्वेश्चन को, पेनों को थोड़ी देर रुको और मुझे सुनो। अगर इस सॉल्यूशन को मैं देखूं तो ये cos थीटा मेरा कब बनेगा, ये जब बनेगा ml की वैल्यू को तो मैं 0 ले लूं यहां सिंपली, और L की वैल्यू को यहां 1 ले लूं, तो ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये आ जाएगा P1 cos थीटा, और P1 cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी सिंपली cos थीटा। कहां से, P1x जो है वो x होता है। तो हमारे पास जैसे यहां से हमें पता चला, तो हमें पता चल गया ये P1 cos थीटा के लिए बनेगा, क्योंकि P1 cos थीटा से हमारा क्या बन जाएगा, cos थीटा बन जाएगा। तो L = 1 यहां पे अप्रोप्रिएट होगा। पहुंचे यहां तक, बात नहीं पहुंचे? जब हम इस सॉल्यूशन में P1x में x है, P1x की वैल्यू, और x की जगह cos थीटा लिख दें, तो P1 cos थीटा हमारा cos थीटा हो जाएगा। यहां पे सॉल्यूशंस में P1 cos थीटा ml हमने हटा लिया 0 लेके, तो P1 cos थीटा यहां से भी cos थीटा हो गया। इसका मतलब है L की वैल्यू हमें 1 लेनी होगी। L की वैल्यू जैसे ही हमें 1 लेनी होगी, तो हमें यह पता चल गया कि L = 1 ही हमारे लिए महत्वपूर्ण था। L ही तो चाहते थे पता चले, L = 1 पता चलते हमें L² की वैल्यू पता चल जाएगी, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर पता चल गया। L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L² = LL + 1, L की वैल्यू 1 रख दो, 2h² हो गया, L की वैल्यू √2h हो जाएगी। पहुंचे?
फिर यहां पे सॉल्यूशन में जाओ, मैंने इस क्वेश्चन में दो चीजें जोड़ दी, यहां से कंपैरिजन करो, क्योंकि सॉल्यूशन में क्या आएगा, सॉल्यूशन में आता है रेडियल पार्ट, एच पार्ट और फाई पार्ट, यही तो आते हैं तीनों। रेडियल का तो हमने एस सच रखा, यहां से हमें क्या पता चला, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दो, बाकी चीजें उसमें चली जाएंगी सब। इस वाले से cos थीटा आ गया, एल बराबर 1 रख के, और यहां से अगर इसकी कंपैरिजन करेंगे तो एम एल की वैल्यू 1 है, यहां पे रख के देखो, एम एल यहां पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एम एल बराबर 1 रखते हैं, एल जेड कितना हो गया, एम एल एच कट, तो कितनी वैल्यू हो गई, एच कट हो गई। बात तक पहुंचे नहीं पहुंचे, इस सॉल्यूशन से हमें दो चीजें पता चल गई, एल स्क्वायर पता चल गया, मीन्स एल भी पता चल गया, एल जेड पता चल गया। स्मॉल एम एल क्या है कि इस सॉल्यूशन में ई की पावर आई एम एल 5 में चलेगा, यहां पे जब ये रख दोगे यहाँ, ये वाला स्मॉल एल, ये तो यहां से पता चला, ये सॉल्यूशन के अंदर P1 0, यहां पे जब एल की 0 को रख दोगे cos थीटा, इसकी वैल्यू cos थीटा होती है, तो यहां पे इसके लिए क्या रख दोगे, AR P1 cos थीटा और e की पावर आई एम एल 5, ये लोगे सॉल्यूशन में, तो यहां से l की वैल्यू 1 हो गई। P1 cos थीटा हमारा, क्योंकि P1 x जो होता है हमारा x होता है, तो x का cos थीटा ले लेंगे तो P1 cos थीटा हो जाएगा, तो यहां से हमें पता चल गया कि l की वैल्यू 1 हो गई, और एल स्क्वायर होता है एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, स्मॉल एल की वैल्यू को 1 रखो, एल स्क्वायर निकल गया। यहां से कंपेरिजन करके आई एम एल 5 से एम एल निकल गया, वो 1 हो गया, तो एल जेड की वैल्यू एम एल एच कट हो गई, तो एल जेड भी निकल गया। कहां पे, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने उठाया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जब अगर हम यहां से हम लेके चलेंगे, बिल्कुल सही, यहाँ पे जब हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं तो एम एल की वैल्यू हमारी पास जो हो गई वो एम एल बराबर 0 हो गई यहाँ से, क्योंकि P1 cos थीटा हमारा जब ही बनेगा जब P1 0 cos थीटा लेंगे, तभी ये cos थीटा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम एल की वैल्यू यहाँ से हमने 0 पहले ही ले ली है, इसका मतलब है कि ये वैलिड सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यहाँ से ये जो इसके साथ अगर हम इसे ओबे कराना चाहते हैं तो ये एक वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ हम cos थीटा अगर यहां लगा रहे हैं तो यहां पे ये सॉल्यूशन ले ही नहीं सकते, नहीं पता चला, क्योंकि यहां पे e की पावर आई एम एल 5 अगर हम लेकर चलेंगे तो यहां पे इससे कंपेरिजन से एम एल 1 होगा, और यहां से जो हम कंपेरिजन करके ला रहे हैं यहां से P1 0 cos थीटा से cos थीटा आ रहा है, तो दोनों एक साथ हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो अगर हम सॉल्यूशंस में जाएं तो ये सॉल्यूशंस हमारा अपने आप गड़बड़ हो गया, कब हो गया हमारा, जब हम e की पावर आई 5 लेकर चले, हाँ ये सॉल्यूशन वैलिड हो जाएगा, साई इजकल टू ए कैपिटल आर cos थीटा, ये हमारा वैलिड सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि एम एल की वैल्यू इस केस के लिए एम एल हम 0 लेंगे, तो यहां से एम एल 0 लेंगे तो एल जेड हमारा 0 हो जाएगा एम एल एच कट से, और एल स्क्वायर की वैल्यू अब सही ले लोगे, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी 2 एच कट स्क्वायर हो गई, ये निकलेगा अब इसका, तो ये वैलिड वेव फंक्शन नहीं रहा, बिल्कुल सही पकड़ा है इसको, क्योंकि एम एल बराबर 0 हम पहले ही लगा चुके हैं, तो अब एम एल की बराबर 1 नहीं रख सकते यहां पे। कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया ये हमारे लिए, अब ऐसा बन गया कि कौन सा वैलिड वेव फंक्शन इसमें हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। हाँ अगर हमसे केवल इतना ही कह देता कि हमें साई जो दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है, साई दे रखा है ए आर कैपिटल आर एच का फंक्शन जो हमें ज्ञात नहीं है, और यहां पे दे देता ई आई की पावर 5, अब हम निकाल सकते थे, अब ले सकते थे सॉल्यूशन को, लेकिन अब यहां पे ये एल स्क्वायर डिफाइन नहीं होता, यहां से केवल एम एल की वैल्यू 1 हो जाती और एल जेड हमारा कितना बन जाएगा एम एल एच कट, अब ले सकते हैं इसे, इस सॉल्यूशन में ले सकते हैं अब, लेकिन अब हमने आर और इसको डिफाइन नहीं किया, मतलब कॉन्क्लूड ये है कि ये खुद जो एच फंक्शन है
वो ml से खुद तय होता है, ये वाला पोर्शन। इन दोनों को इंडिपेंडेंट ना रखा जाए। यस, जो हमारा एच सॉल्यूशन है वो एच सॉल्यूशन मींस जो थीटा का सॉल्यूशन है वो खुद किसका फंक्शन है, एल का और एमएल का। देखो इस सॉल्यूशन में दो पर निर्भर कर रहा है, तो यहां पर क्वेश्चन यही पूछ लेगा किस किस का फंक्शन है। तो यहां पे आर्बिट्री चॉइस नहीं है एल और एमएल की। आर्बिट्री चॉइस का मतलब है एक के पैरामीटर पर निर्भर नहीं कर रहा, जबकि ये तुम्हारा कैपिटल फाई वाला जो था ये केवल एमएल का फंक्शन था, और आर जो फंक्शन था वो दो का था, एन और एल का। तो डिपेंडेंसी को देखें यहां पे, इसलिए इसको इनवैलिड वेव फंक्शन कर देना। इसको ये इनवैलिड में गया, इनवैलिड वेव फंक्शन है ये, इस कंडीशंस में ओबे नहीं हो रहा। अभी एसोसिएटेड लेगारे पॉलिनोमियल में मैं कुछ दो तीन चीजें कराऊंगा तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें, क्योंकि एसोसिएटेड लेगारे पॉलिनोमियल में भी मैं कुछ चाहूंगा कुछ क्वेश्चन कराने, उससे तुम्हें ज्यादा चीजें और क्लियर होंगी। क्योंकि ये समस्या जो आई ना वो एसोसिएटेड लेगारे पॉलिनोमियल की वजह से आई है, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे हम। उसके साथ साथ देखें कुछ और क्वेश्चन इस पर महत्वपूर्ण, ये तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है जो ये चीज बता रहा था मैं यहाँ से, ये जो एक्सप्रेशंस है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसके एप्लीकेशन पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं इसमें कहूंगा कि हमारे पास कई बार क्या करता है, वेव फंक्शन को पूछता है कि वेव फंक्शन हमारा कहाँ जीरो होगा कहाँ नहीं होगा, ये भी पूछ लेता है। जहां तक डिपेंडेंसी की बात है तो एक चीज तो याद रखना कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो होती है वो कभी भी फाई पर निर्भर नहीं करती वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि हम कैसे क्वेश्चंस को लेते हैं, कैसे कवर करते हैं। तो वेव फंक्शन का मॉड स्क्वायर जब हम लेकर चलेंगे तो ये हमारा बन के आएगा कैपिटल आर स्क्वायर एच का मॉड स्क्वायर और फाई का मॉड स्क्वायर। देखो जब हम इसका इसी के साथ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे तो ये टर्म हट जाएगी, ई की पावर आई थीटा और ई की पावर माइनस आई थीटा बनेंगे तो एमएल पर निर्भर ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये फाई इंडिपेंडेंस रहता है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है, थीटा पे करेगी और आर पे करेगी। रेडियल फंक्शन आर स्मॉल आर का फंक्शन है। तो ये हमारी जो टर्म्स है उसमें डिपेंडेंसी पूछता है, तो डिपेंडेंसी बताना आर और थीटा पे। किससे इंडिपेंडेंट रहती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? फाई से इंडिपेंडेंट रहती है। ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, किससे इंडिपेंडेंट रहती है? केवल आर और थीटा पे। अब आपसे जैसे कहता है कि यहां जो एच फंक्शन है वो हमारा कहता है फंक्शन है P1 0 और cos थीटा का। कहता है बताइए कि थीटा की किस वैल्यू के लिए पाई जाने की प्रायिकता 0 होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पाई जाने की प्रायिकता 0 होगी किस थीटा पे। तो जब यहां पे लेके चलोगे तो P1 0 cos थीटा हो जाएगा, और जब cos थीटा 0 होगा तो थीटा π/2 पे होगा। तो आंसर यहां पे बार करेंगे थीटा बराबर π/2 पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाएगी। इस केस में पता चला कैसे हो जाएगी, यहां से टर्म्स आएगी cos थीटा 0 होगा, वहीं पे वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। वेव फंक्शन 0 हो जाएगा तो वहां पे पाई जाने की प्रायिकता 0 हो जाएगी, थीटा बराबर π/2। क्वेश्चन ये है कि कोई पार्टिकल, कोई जो पार्टिकल है मीन्स इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर, उसका वेव फंक्शन P1 0 cos थीटा का फंक्शन है, किस थीटा पर पाए जाने की प्रायिकता 0 होगी उस पर्टिकुलर पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। नेट प्रायिकता 0 नहीं है, इस चीज को समझना। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा बराबर π/2 पे कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले एप्लीकेशन पे। इसमें पूछता है कि जो एच पोर्शन है वो फंक्शन जो देखा जाता है, ये मैं केवल और केवल बता रहा हूं, एमएल को 0 लेकर सॉल्यूशन दे रहा हूं सारे। इसमें कहता है बी और हाफ 3 cos स्क्वायर थीटा -1, इस फॉर्म में लिखा गया है। हो सकता है हाफ ना लगाए, केवल इस फॉर्म में दे दे, b × 3 cos स्क्वायर थीटा -1।
अब कहता है आप इसी को दृष्टिगत रखते हुए एल स्क्वायर की वैल्यू बताएं, क्या क्या पॉसिबल हो सकती हैं, और एल जेड की ऑल पॉसिबल वैल्यू जो संभव हैं इस गिवन एच के लिए। ध्यान दो, यहां एल की वैल्यू को अगर मैं क्या रख दूं, एल की वैल्यू को 2 रख दूं, एम एल को 0 रख दूं, तो ये मेरा जो एक्सप्रेशन है P2 cos थीटा कितना होता है, P2 एक्स की वैल्यू होती है हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां पे इंट्रोड्यूस में क्या कर सकता हूं, एक कांस्टेंट सी ले लूं और यहां पे P2 cos थीटा कर दूं। पहुंचे यहां तक? क्यों कर दिया, ये जो क्वांटिटी थी ये सारी, ये वाली क्वांटिटी, ये सब कांस्टेंट में ले ली मैंने, यहां पे ये सब क्वांटिटी कांस्टेंट में ले ली, केवल थीटा डिपेंडेंसी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। बाकी कहां चली गई वैल्यू, ये सब इस कांस्टेंट सी में चली गई सब, बाकी ईच एंड एवरीथिंग इससे चेक करना चाह रहा हूं। तो पता चला मुझे, P2 cos थीटा में यहां पे ml की वैल्यू 0 हमें लेनी होगी जब ये वैल्यू बनेगी। तो यहां से एल स्क्वायर की जो वैल्यू है, एल जो हो जाएगा वो हमारा कितना बन गया, 2 बन गया। तो एल स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो गई, एल एल प्लस 1 एच कट स्क्वायर। तो कितना आंसर आ गया, एल स्क्वायर की वैल्यू 6 एच कट स्क्वायर होगी, बन गया। अब आप फिर वो गलती ना करें, कौन सी गलती, कि आप ऐसा ना कर लेना एल बराबर 2 के साथ आप एम एल की वैल्यू लेकर चलें माइनस एल से प्लस एल तक, क्योंकि आपने कंडीशन से यहां पे पहले एम एल 0 लगा दी है। समझो बात को, ये P2 नॉट cos थीटा के लिए वैल्यू है हाफ इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में है ये। तो एम एल तो हमने पहले 0 कर लिया है, जब हमने एम एल 0 कर लिया तो एल जेड का आंसर 0 लगाना है। इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन में यही तो डिस्प्यूट था। एल जेड क्या होगा, एल जेड होगा एम एल एच कट, और एम एल है हमारा 0, तो एल जेड 0 लगाएंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 6 एच कट स्क्वायर। हालांकि एसोसिएटेड लीजेंडर से आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, अभी जब मैं एसोसिएटेड लीजेंडर पॉलिनोमियल यूज करूंगा तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस और बनाऊंगा इसी फॉर्म पे। ये एसोसिएटेड नहीं, सिंपल लीजेंडर यूज कर रहे हैं। ये सारी क्वेश्चंस किसके लिए सॉल्व कर रहे हो, जब एमएल को 0 कर रहे हो और एल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो केवल, और एमएल अगर आप 0 कंसीडर करके चल रहे हो तो एल अपने आप ऑटोमेटिकली 0। बात समझ में आई नहीं आई? इससे तो हमें बहुत ईजी क्वेश्चंस मिलते हैं। इस पे देखें, इस पे क्वेश्चंस कैसे मिले, देखो ये इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। इसमें देखो ये भी पूछ सकता है किस थीटा के लिए पाई जाने की प्रायिकता 0 होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रायिकता का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रायिकता ओवरऑल नहीं, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर पाई जाने की प्रायिकता वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से पता चलती है। जहां साई स्टार साई 0 हो जाएगा वहां पे पार्टिकल कभी नहीं होगा, क्योंकि साई स्टार साई ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है। तो जब हमारा ये 0 होगा तो वो 0 कब होगा, वो होगा जब 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 होगा। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा हमारा हो जाएगा प्लस माइनस, और थीटा cos इनवर्स में आ जाएगा। इस पे क्या हो गया, साई 0 हो जाएगा, क्योंकि h 0 होने का मतलब, h 0 होने का मतलब समझते हो, साई का 0 होना। यस, तो इस एंगल पे हो जाएगा ऐसा। और l बराबर 1 में थीटा बराबर पाई बाई 2 पे, l बराबर 1 में कहां था, पाई जाने की प्रायिकता साई 0 थी, थीटा बराबर पाई बाई 2 के ऊपर। l बराबर 2 में पाई जाने की प्रायिकता साई जो 0 होगा वो कहां होगा, थीटा बराबर cos इनवर्स प्लस माइनस 1/√3, इस पे होगा। नहीं पहुंच पा रहे, ये सब क्वेश्चन है जहां अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे वेव फंक्शन आपसे देता है, इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्रिएट करना सीखो। आप ये मैं सोच रहा कब पूरे हो गए, अभी भी क्वेश्चन चलते रहेंगे। यहां पे हो सकता है यहां वैल्यू दे दे कुछ पर्टिकुलर नंबर,
पी एल एम एल कॉस थीटा इसकी वैल्यू दे दे। कंपेरिजन करके आपको एल और एम एल निकालने पड़ जाए, और एल एम एल निकालने के बाद में एल जेड और एल स्क्वायर निकलवा ले। आपके लिए एक सिंपल एक्सप्रेशन होगा ये, लेकिन मेरे लिए सिंपल नहीं है। मुझे पता है कि इस पे जब कितने क्वेश्चन छिपे हुए हैं। इसका एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल और लीजेंडर पोलिनोमियल दोनों पे क्वेश्चंस की सदा संभावना रहती है। लीजेंडर पर जनरली आते हैं, एसोसिएट पर कम आए हैं, लेकिन आप एक दो क्वेश्चन उस पर भी करके रखें। हो सकता है मैं जब टेस्ट पेपर आपका लूँ उसमें पूछ लूँ एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल। आप क्या पढ़ के आएंगे? एसोसिएटेड लीजेंडर पोलिनोमियल की प्रॉपर्टीज और लीजेंडर पोलिनोमियल से उसका लिंक, ये दोनों पता होने चाहिए आपको। हाँ जी, एक क्वेश्चन में इस पर, एक दो क्वेश्चन इस पर क्रिएट करता हूँ और फिर तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसमें डीजनरेसी कंसेप्ट है। डीजनरेसी हम कैसे निकालते हैं हाइड्रोजन की, और उस पर अप्लाइड क्वेश्चन कैसे लेते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन उसने कहा कि वेव फंक्शन इस फॉर्म में दे रखा e की पावर i5, कहता है एल निकालो। तो कंपेरिजन कर लो, ml की वैल्यू कितनी हो गई 1, एल जेड कितना हो गया h का। यहाँ पे दे दिया फंक्शन दे रखा e की पावर 2i5, कहता है एल निकालो। तो ml की वैल्यू कितनी 2, एल निकाल लो। यहाँ पे ऐसे भी दे सकता है, प्लस माइनस i5 दे देगा, यहाँ पे प्लस माइनस 2i5 देगा। तो ml की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस 1 कर देना, यहाँ प्लस माइनस 2 कर देना, या प्लस माइनस आंसर में ये कर देना, या प्लस माइनस 2h कट कर देना। इस तरीका के क्वेश्चन आपसे कहता है, ध्यान दो, आपसे कहता है इससे आप क्या निकालोगे? आप इससे जेड कंपोनेंट ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालोगे सदा। ml इससे ही निकलता है सिंपली, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। कंपेरिजन करके ml ही तो निकाल रहे हो, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। इससे क्या निकाल रहे हो? LB और MLB। इस उससे ऊपर वाले से क्या निकाल रहे थे? NB और LB। कंक्लूजन आ गई समझ में? सब चीजों के ऊपर जितना अप्लाइड क्वेश्चंस कर सकते हो सब पे प्रयास करो। जितने ज्यादा क्वेश्चंस अप्लाइड में करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस राइज होगा। इससे बेसिकली क्या है, हाँ मैं बताता हूं। ml से आप एनर्जी तक नहीं जा सकते, ml से आप एनर्जी पे नहीं जा सकते। देखो n में एक चीज आपको क्लियर कर दूं, सबसे महत्वपूर्ण होता है n, इसलिए इसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। क्योंकि ये इससे पता क्या होता है, n तय होते ही आपको एनर्जी आइगन वैल्यू पता चल गई, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और दूसरा क्या है कि n से n खुद n ही l की वैल्यू तय कर देगा, क्योंकि l की वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक जाएंगी। तो l भी पता चल गया, l पता चल गया तो ml की वैल्यू पता चल गई, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्योंकि वो l का फंक्शन है, -l से +l तक जाता है। तो इससे आप ये निकाल सकते हो, इससे ये, इससे ये। लेकिन ml की वैल्यू के बाद ml की बहुत सारी वैल्यू ऐसी हो सकती हैं जो सेम एनर्जी आइगन वैल्यू को नोट करती हो। आप उल्टा नहीं चल सकते। n से तो आप तय कर सकते हो कि l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, ml की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, लेकिन आप उल्टा नहीं कर सकते, ml से तय नहीं कर सकते। क्योंकि एक ml के लिए जैसे आपने ml बराबर 1 लिख दिया, अब बहुत सारे nओं से ml की वैल्यू 1 बन जाएगी, तो आप उल्टा कैसे चलेंगे? तो आपको खुद पता चलेगा कि फिजिक्स कई बार 2 वे नहीं देती, 1 वे होता है। 1 वे का मतलब आप n से चालू करेंगे, उसको प्रिंसिपल इसलिए कहा गया है। प्रिंसिपल मीन्स इसी में छिपा पड़ा है सब कुछ, मुखिया यही है। l उसमें ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, लेकिन उसमें एक l स्क्वायर छिपा हुआ है, लेकिन वो खुद l n तय करेगा। ml मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, वो LZ कैलकुलेट करेगा, लेकिन वो खुद l पर निर्भर कर रहा है। तो क्या हुआ, इनकी आपस में कोरिलेशन तो है,
लेकिन एन ही है सबसे मेन, क्योंकि वो एन से ही तय होता है। ml की एक वैल्यू से आप तय नहीं कर सकते एन क्या होगा। एन की वैल्यू तय करने के बाद ये आप बता सकते हो कि एल की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, एमएल की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं ये कह सकते कि एक ही एमएल होगा। सपोज किया n बराबर 3 ले लिया आपने, तो उसमें एल की वैल्यू आपके पास n बराबर 3 के लिए एल की वैल्यू 0, 1, 2 हो गई। अब एमएल लोगे तो एमएल कई सारे आ जाएंगे। बात समझ आई? सिंपली नहीं निकाल सकते, एक एमएल से तय नहीं कर सकते, क्योंकि एमएल बराबर 1 तो कई सारे एनओ के लिए वैल्यू देगा। एनर्जी आप 5 फंक्शन से नहीं निकाल सकते, ये एलजैक निकलवा देगा, एमएल बता देगा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इतना ही कर पाएगा ये। अगर मुझसे पूछा जाए सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल किसका है, तो मैं कहूंगा रेडियल पार्ट का। रेडियल पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही तो क्या कर रहा है, एन वहीं से तय हो रहा है, और एन ही तो सबसे मुख्य चीज है। एन पता चला, उसके बाद तो आपको एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, जब कितनी सारी चीजें खुद पता चलेंगी। आप एक एमएल को कैलकुलेट करके सब कुछ कहां बता पाएंगे, ना एनर्जी बता सकते, ना आप एल स्क्वायर बता सकते, काइनेटिक, पोटेंशियल, वेलोसिटी कुछ भी नहीं बता पाएंगे। इसलिए तो एन महत्वपूर्ण है, इसलिए तो उसको प्रिंसिपल कहा गया है। बात समझ आ गई? तो बताओ यहाँ क्या क्या दिक्कतें हैं। सारा फोकस हमारा इन पे ही चल रहा है, किस पे, हाइड्रोजन एटम। अभी ये मैं सोचना खत्म हो गया, कल खत्म होगा अभी इसमें क्या रह गया, डीजनरेसी पे अप्लाइड प्रॉब्लम्स, और कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या आ रहा है वो क्वेश्चंस। ये तो मैंने फ्यूचर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और इस पे बताया है यहाँ से, जैसे ये क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव दुनिया में स्कोप्स हैं इनके बनने के, फ्यूचर पॉसिबल पर जरूर सोच के चलना है। ये चारों फॉर्मूले, इनके सबके एप्लीकेशंस, और ये मत सोचा करो फॉर्मूलों पे फिजिक्स चलती है। जब आप फॉर्मूलों को जान लेते हो तो फॉर्मूला का परसेप्शन करने पे जब आप जाते हो तो आप बेटर फिजिक्स सीखते हो। लेकिन आप कॉम्पिटिशन्स के लिए जब आप पढ़ें तो फॉर्मूले याद करें और उनके अप्लाई कंसेप्ट याद करें कि कंसेप्ट हम कैसे अप्लाई करें। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे कंटेंट लगातार देखते रहें, चैनल के कंटेंट को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी कराते रहें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।